Good evening, everybody, and welcome to Global Womenpreneur Space. Myself, Ekta Sehgal Malhotra, President and the moderator for our today's session, World Rose Day. Being a global platform, we would like to bring to each one of you some of the important days and dates which impact many and more in the world. वर्ल्ड रोज डे एक ऐसा दिन है जो मैं ये नहीं कहूंगी हम उसे मनाते हैं, बट वर्ल्ड रोज डे एक ऐसा दिवस है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। वर्ल्ड रोज डे एक बच्ची मेलिंडा रोज की यादगार में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का ब्लड कैंसर था एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी। ऐसी स्थिति में कोई भी अपना मनोबल, अपना पॉजिटिविटी खो सकता है, लेकिन ये 12 साल की बच्ची बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही मोटिवेटेड थी। उसने अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मोटिवेशन से, अपने अच्छे कर्मों से अपनी लाइफ स्पैन कुछ हफ्तों से 6 से 8 महीने कर दी और उस दौरान उसने कई कविताएं लिखी, कई लोगों से वो मिली, उन्हें इनकरेज किया, अच्छा खाया, अपनी पूरी जिंदगी उसने उन 6 महीनों में जी। उनकी यादगार में वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है ताकि कैंसर जैसी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, वो इससे डरे ना और जितनी भी प्रिकॉशंस हो सके उसे ले सके। दे से होप इज समथिंग which motivates us to move forward. कहते हैं ना, जब आशा होती है तो हम हमेशा लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो ये बीमारी है ये हमारी फिजिकल बॉडी को तो इम्पैक्ट करती ही करती है, लेकिन ये हमारी मानसिक स्थिति को उससे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और कई लोगों का ये कहना है, जो मैंने पढ़ा या देखा एज अ केयर टेकर ऑफ अ कैंसर पेशेंट ऑल्सो, कि कई बार हमारी जो मानसिक स्थिति होती है पूरी जीवन की, अगर हम उसमें पॉजिटिविटी नहीं रखते हैं, हम अच्छा नहीं सोचते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कोई इलनेस मैनिफेस्ट होती है। आज GWC के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस डिजीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर इंदु बंसल, जो ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने कई पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और उसकी जो टेस्टिमनी है वो मिसेस खुराना है हमारे साथ, जो जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और वो आज आई हैं अपनी डॉटर इन लॉ अश्रिता के साथ। हमारे साथ दीपिका हैं, जो कि डाइटिशियन है, लोगों को गाइड करती है कि क्या हमें खाना चाहिए अच्छा, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारा माइंड हेल्दी रहे। एंड वो सिर्फ एक डाइटिशियन भी नहीं है, but she is also a cancer survivor. So who better to throw some light about what to eat, how to keep yourself positive. Ashrita, I feel अगर डॉक्टर इम्पोर्टेंट है और हेल्दी खाना इम्पोर्टेंट है, तो जो उन पेशेंट का ध्यान रखते हैं वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। एंड बीइंग अ केयर टेकर माई सेल्फ, आई नो हाउ इम्पोर्टेंट अ रोल वी प्ले, बिकॉज आपकी जो पॉजिटिविटी है उसका रब ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं जो उस डिजीज से, उस इलनेस से जूझ रहे हैं उन पे जरूर होता है। एंड हम अश्रिता से जानेंगे और उनकी मदर इन लॉ मिसेस खुराना से भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी, अपनी हिम्मत रखी, क्या उन्होंने किया जिससे आज वो हमारे सामने बैठी हैं और हम सबके साथ वो शेयर करेंगे। डॉक्टर इंदु बंसल। Hello everyone. Hello. The oncologist plays a very, very important role, right? There are very few doctors who I know who, will, when you have illness as severe as cancer, would guide you, motivate you. But I have seen you do that. I have seen you create awareness about this disease, and also telling that we don't need to be fearful. हमें डरना नहीं चाहिए. So as a doctor, if you could throw some light that what are the symptoms that we need to take you off, and what is it that we need to do in our life so that we can keep ourselves healthy and
as far as possible, keep away from this disease, which has become like a epidemic world over. Over to you, Dr. Bansal. Thank you, Akka, for having me here. And I think you are doing a tremendous job. बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो in every field. I've been following you and seeing your efforts that you are doing to bring women entrepreneurs. And apart from that, you are doing a lot of social work as well. So first of all, I want to congratulate you, and it's a privilege for me to be here among all of you. So it's a very, very important day in the journey of a cancer patient, and as a care provider, and at times we become a caregiver. In fact, I would say I'm also a caregiver because in my family itself, I treated 3-4 patients in my immediate family. So I am not just on the this side of the table, but I'm on the other side of the table as well. So World Rose Day, basically, this is celebrated to encourage patients to live with cancer with dignity, with respect, and to lead a very, very normal life. So जैसे आपने बोला कि इसमें सिर्फ डॉक्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ना मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा केयर गिवर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे केयर गिवर्स की भी लाइफ बहुत कंफर्टेबल निकले एंड दे एंजॉय देयर लाइफ. और वो तभी sorry to interrupt, थोड़ी सी disturbance आ रही है. If you could hold the mouthpiece closer to, I think वो wire movement. Thank you. Okay, is it better now? Yes, please. Is it better now? Yeah. Yes, please. सो वो तभी पॉसिबल है इफ वी डिटेक्ट कैंसर अर्ली. और जैसे आपने बात की कि हाउ कैन वी डिटेक्ट कैंसर अर्ली, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बोलते हैं कि कैंसर के लक्षणों को हम समझें. ओके, सो कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉशन अस. इट्स अ निमोनिक विच इज यूज्ड टू डिपिक्ट द सिम्टम्स ऑफ कैंसर. सो ये सब लोग जानते हैं कि अगर शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है जो कि ठीक नहीं हो रही है किसी भी वजह से, सो वो गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है. वो आपकी जीभ के ऊपर भी हो सकती है, होठ पे भी हो सकती है, गाल के अंदर भी हो सकती है, टॉन्सिल्स में भी हो सकती है, नेक में, ब्रेस्ट में, आर्मपिट में, स्टमक के अंदर, स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर. तो कोई भी अगर ऐसी गांठ है जो कि भर नहीं रही है तो उसको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है. और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें 1 साल से गांठ थी, या हमने ब्रेस्ट में, आज ही इनफैक्ट मैंने एक पेशेंट देखा जिनको 1 साल से गांठ थी ब्रेस्ट के, और उनका निप्पल भी अंदर की तरफ चला गया था, स्किन भी अंदर की तरफ चली गई थी, बट कहती है मैंने सोचा नहीं कि मुझे कैंसर हो सकता है क्योंकि मुझे दर्द नहीं था. सो आई वॉन्ट टू टेल जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर है कि आप दर्द का इंतजार नहीं करिए, बिकॉज दर्द जब होता है वो एक तरह से बॉडी को वार्न करता है. हम कभी भी दर्द को इग्नोर नहीं करते हैं. सो जैसे टीबी की भी गांठें होती हैं, उनमें दर्द नहीं होता. सो आप गांठों को इग्नोर मत करिए, बेटर है कि इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दीजिए. दूसरा एक सिम्टम है कि कोई भी घाव है जो कि भरता नहीं है. ठीक है, सो जो लोग स्मोक करते हैं उनका कहीं पे भी मुंह के एरिया में कहीं पर भी कोई घाव हो सकता है. अल्सर, घाव मतलब अल्सर हो सकता है. तो नॉर्मल अल्सर जो होगा वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर भर जाना चाहिए. बट अगर आपका अल्सर नहीं भर रहा है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ स्पाइसी खाते हैं, या ऐसे वाले कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करिए. तीसरा एक लक्षण हो सकता है कि कहीं भी शरीर में से ब्लीडिंग होना, खून आना. सो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो नेचुरल रास्ते हैं, जैसे कि अगर किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रही है, नक्सीरी जिसको हम बोलते हैं, तो कभी कभी गर्मी में किसी को हो जाती है, वंस इन अ वाइल एपिसोड इज ओके. बट अगर आपको नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, कोई खांसी के बाद खून आ रहा है, मुंह से खून की उल्टी हो रही है, तो अगर आपको खांसी में खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई फेफड़े के कैंसर का वो लक्षण हो सकता है. किसी को मुंह के अंदर से खून आ रहा है तो हो सकता है कि जीभ के ऊपर कोई ट्यूमर हो, या पेट के अंदर से कोई ट्यूमर होगा जिसकी वजह से खून आ सकता है. इसके अलावा पेशाब के रास्ते से अगर खून आ रहा है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल. फीमेल्स को नॉर्मल मंथली वेजाइनल ब्लीडिंग होती है. सो अगर वो एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग है, या आपका इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मतलब कि आपके जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है, और हम कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब अपने
पार्टनर के साथ इंटीमेसी के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है, सो दैट इज नॉट नॉर्मल। या किसी को मीनोपॉज हो चुका है और मीन्स पीरियड्स बंद हो चुके हैं, माहवारी बंद हो चुकी है, उसके बाद भी अगर सिंगल एपिसोड भी ब्लीडिंग का होता है, सो दैट इज नॉट नॉर्मल। इसी तरह लैट्रिन के रास्ते से खून आना, दैट इज नॉट नॉर्मल। सो ये अगर कोई भी ब्लीडिंग है या डिस्चार्ज है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रोटी खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है, सो फूड पाइप के कैंसर का वो लक्षण हो सकता है कि आपकी रोटी, आप अगर पहले नॉर्मल रोटी खा पाते थे और अब आप खिचड़ी दलिया भी नहीं खा पा रहे हो और आपको पानी निगलने में भी दिक्कत हो रही है या अपना थूक निगलने में भी दिक्कत हो रही है, तो वो फूड पाइप के या जीभ के पीछे वाले हिस्से के, या हमारा फैरिंग्स होता है फूड पाइप के हिस्से में, वहां पे कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरह अगर किसी का वेट अचानक से कम हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक टू डिक्रीज वेट, आप कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई जिम में नहीं जा रहे हो और आपको सिर्फ वेट लॉस हुए जा रहा है, या आपको बुखार आ रहा है, तो बुखार आने में कैंसर का लक्षण हो सकता है। कोई हो सकता है कोई लिम्फोमा हो जो कि ब्लड कैंसर होता है, कोई फेफड़े की गांठ हो सकती है, फेफड़े में कोई ट्यूमर हो सकता है, या हो सकता है किसी और जगह का ट्यूमर है जो कि फेफड़े के अंदर पहुंच गया है जिसकी वजह से फीवर हो सकता है, या बॉडी में कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। आपको बिना मतलब की कमजोरी लगती है, जो आप रूटीन का काम कर पाते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो और आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता जा रहा है, तो ये एक मल्टीपल माइलोमा होता है जो कि बोन ट्यूमर होता है, ब्लड कैंसर की वैरायटी होती है, उसमें भी इस तरह से लक्षण हो सकते हैं। सो अगर कोई, या आपका कोई तिल है या मस्सा है जो कि आकार बदल रहा है, जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत स्पीड से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेटर है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। इनफैक्ट कुछ हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन आप उससे पहले ही कैंसर चेकअप्स करा सकते हैं कि कैंसर को आप बनने ही ना दें। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर बंसल कि हमें अपनी बॉडी के साइंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड आई नो ऑफ 2 cases where in one case the person had constant cough और उन्होंने उसको इग्नोर किया। उन्हें ये लगा कि शायद खांसी है, चेंज ऑफ सीजन है, but then that cough led to being suspicion of tuberculosis and then eventually leading to lung cancer. But by the time the diagnosis could happen, it was little late. And you know, कि कई बार ऐसी जो बीमारी और एनी सिम्टम आई फील कि जो बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती है, हम लोग कई बार उसको अवॉइड करते हैं कि भी रूटीन है या हो जाता है या हमेशा ऐसे होता है। तो आई थिंक एज अ डॉक्टर आप गाइड करेंगे कि हमें देखिए क्या होता है कि हमें कई चीजों के बारे में पता होता है बट हम उसे इग्नोर करते हैं। तो व्हेन इज द राइट टाइम फ्रॉम अ प्रिवेंटिव चेकअप and to actually reaching out to the doctor for the symptom that one is experiencing? So that's a very very important question जो आपने रेज किया। और इनफैक्ट मैं एक बात बोलूंगी कि आपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, ट्यूबरकुलोसिस की आपने बात की। सो इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है और मैं बहुत बोलूंगी कि दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन इंडिया कि बहुत सारे लोग जिनको लंग कैंसर होता है, आई थिंक आई वुड से 80% केसेस हमारे पास आते हैं जो कि पहले टीबी का ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और जब वो टीबी की दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, देन दे आर रेफर टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट कि तब उनकी जांच कराई जाती है। सो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि कैंसर की चार स्टेजेस होती हैं। देयर इज समथिंग विच इज स्टेज 1 विच इज अर्ली स्टेज, एंड स्टेज 4 इज द एडवांस स्टेज जब वो बॉडी में फैल चुका होता है। बट आप लोग जो नहीं जानते होंगे वो ये है कि देयर इज समथिंग विच इज नोन एज स्टेज 0। स्टेज 0 का मतलब है प्री कैंसरस स्टेज। सो एक किसी कैंसर को बॉडी में बनने में बहुत साल लगते हैं। खासतौर से जैसे अगर हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो इट टेक्स 7 to 8 years और इवन 10 years फॉर अ कैंसर टू डेवलप। सो आपकी बॉडी आपको बहुत टाइम देती है कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। और अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग्स करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब टू डिटेक्ट कैंसर बिफोर इट कॉजेज एनी सिम्टम, इससे पहले कि आपको कोई तकलीफ हो आप उससे पहले अपना चेकअप कराएं,
तो अगर हम स्टेज 0 में, हम अगर मान लीजिए कोई फीमेल है जो रेगुलर अपना मैमोग्राफी कराती है, तो हम स्टेज 0 में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं जब कोई कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल की जरूरत नहीं है। इट इज सो पेनफुल फॉर मी टू सी अ पेशेंट, किसी फीमेल को ये बोलना कि आपका ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। जितना पेशेंट के लिए पेनफुल होता है, वो हमारे लिए भी न्यूज ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिनसे कि हम कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाए। लाइक अगर आप 40 इयर्स की एज के बाद साल में एक बार भी अगर आप सिंपल अपना सीबीसी, मतलब हीमोग्राम, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन डिटेक्ट होता है, प्लेटलेट काउंट, टीएलसी काउंट अगर आप कराते हैं, तो आपको बहुत सारे ब्लड कैंसर्स का पता चल सकता है। या जैसे मैंने बोला कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, या ब्लड बॉडी बना नहीं रही है, या कहीं पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो देन अ लॉट ऑफ टेस्ट, उनसे हम पता लगा सकते हैं। अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करा रहे हो, किडनी फंक्शन करा रहे हो, और अगर आप साल में एक बार एक्सरे टेस्ट भी कराते हैं नॉर्मल, और एक लिवर एक्सरे, चेस्ट अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, ये सिंपल चीजें, यूरिन रूटीन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, अगर ये सिंपल सी इतनी भी हम चीजें करते हैं, तो हम बहुत सारे कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पूरे लिवर का अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराया, तो लिवर में कोई गांठ होगी वो पता चल जाएगी, कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो डिटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन लीड टू गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा कोई यूट्रस में, कोई बच्चेदानी में कोई तकलीफ है, कोई बच्चेदानी के मुंह पे कोई तकलीफ है, कोई इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई पेशाब की थैली में कोई दिक्कत है, कोई किडनीज में प्रॉब्लम है, वो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड हमें इतना कुछ बता देता है। हर फीमेल को जो कि 20 साल से ऊपर है, उसको हर महीने अपना सेल्फ ब्रेस्ट चेकअप करना चाहिए। तो क्योंकि हम ही हैं जो खुद अब सबसे पहले अपनी गांठों को पकड़ सकते हैं। और 45 इयर्स के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी करा लें। 50 के बाद अगर ईयरली करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसी तरह एनी फीमेल हु इज सेक्सुअली एक्टिव, सो 20 इयर्स की एज के बाद या आपकी मैरिज के बाद, अगर आप साल में एक बार 3 साल तक लगातार पैप स्मीयर का टेस्ट कराएं, तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है। और उसके बाद अगर 3 साल तक नॉर्मल आता है, तो फिर आप 3 साल में एक बार करा सकते हैं। और मेल पेशेंट्स के लिए 50 इयर्स की एज के बाद एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको पीएसए बोलते हैं, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो गदूद के कैंसर्स को डिटेक्ट करता है। तो बहुत, अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स हैं या ब्रदर्स हैं या इन लॉ, फादर इन लॉ हैं या फादर हैं जो कि 50 इयर्स के ऊपर हैं, तो उनका प्लीज़ एक सीरम पीएसए का टेस्ट करा लीजिए, तो बहुत जल्दी हम प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह 50 साल के बाद अगर आप अपना स्टूल टेस्ट कराते हैं, तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड, मतलब आपके स्टूल्स में कोई छुपा हुआ ब्लड तो नहीं आ रहा है, तो उससे हम बड़ी आंत के कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले लोगों को बॉडी में 16 जगह का, 16 जगह का कैंसर हो सकता है। वो लोग अगर अपने मुंह की चेकअप कराते रहें, देख लें कि कोई मुंह के अंदर कोई वाइट पैचेस तो नहीं है, कोई रेड पैच तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई आपके कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल के कंजम्पशन से 7 जगह का बॉडी में कैंसर होता है। तो ऐसे वाले लोग, अगर आप ऐसी कोई भी चीज ले रहे हैं, आप पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू, खैनी, सुपारी, अगर ऐसी कोई भी चीज आप लेते हैं, तो आपका और भी रीजन बनता है कि आप अपने चेकअप्स कराएं। और अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को कैंसर हुआ है, तो ऑल द मोर रीजन टू गेट योर चेकअप्स डन। फीमेल पेशेंट्स में कई बार ओवेरियन कैंसर होता है, जिसमें अंडेदानी का कैंसर होता है। उसमें नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं कि भूख नहीं लगती, बस भूख नहीं लगती, खाने को देखते ही खाने का मन नहीं करता, उल्टी करने का मन करता है, खाने को देखते ही पेट भर जाता है। तो ये सिंपल से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पे भी अगर हम गौर करेंगे, तो हम बहुत सारे कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जल्दी। और हम स्टेज 0 में अगर हम पेशेंट को पकड़ लें, तो हम पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल टू द ऑडियंस हियर।
वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है डॉक्टर बंसल। डॉक्टर बंसल ने हमें बताया कि हमें क्या क्या सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। दीपिका, जी आपसे हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रेगुलरली खानी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम इलनेसेस, चाहे वो कैंसर हो या कुछ भी हो, उसको अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं। एक दूसरा, आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में प्लीज शेयर कीजिए कि आपने कैसे इस डेडली डिजीज को फाइट किया। या श्योर। हेलो एकता, सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी आज के दिन के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं और GWC के उससे माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सराहनीय है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने मुझे इनवाइट किया इस मौके पे, ताकि मैं भी लोगों के इस दुख की कई दुख होते हैं, कई सुख, इस तरीके से जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, तो उनमें मैं एक पार्ट अदा कर सकूं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के ऊपर बात करूंगी। जो मेरी जर्नी थी, आई एम अ कैंसर वॉरियर। तो मैं अपने आप को वॉरियर बोलती हूँ बिकॉज फोर्थ स्टेज से कैंसर को जीतना एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मेरा फोर्थ स्टेज था और डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में 28 ट्यूमर्स थे। तो 28 ट्यूमर्स है जिसमें मेरी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी टच हो गया था, उसको काफ़ी पार्ट टच हो गया था। तो देन उन्होंने मेरी सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन निकाली। देन काफ़ी टाइम कीमो चलता रहा मेरा। बाल वाल सब चले गए थे, काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। मेरे डिटेक्शन में 2 इयर्स लग गए। अभी डॉक्टर बंसल जी बता रही थी सिम्टम्स, तो कई बार हमें वाकई में सिम्टम्स नहीं नज़र आते, और अगर सिम्टम्स नज़र भी आते हैं तो उसका डिटेक्शन जो है वो बहुत लेट हो जाता है। बिकॉज कैंसर एक ऐसी चीज़ है, जब सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तभी वो सिम्टम्स आते हैं। उससे पहले वो सिम्टम्स नज़र नहीं आते, यानी कि हम पेशेंट को 0 स्टेज पर नहीं पकड़ सकते। बहुत रेयर केसेस होते हैं और बहुत लकी केसेस होते हैं जिसके अंदर हम 0 स्टेज पर पकड़ पाते हैं। क्योंकि कैंसर की तादाद जब अरबों खरबों में जब सेल्स अरबों खरबों में हो जाते हैं, यानी कि वहां पे रुकावट शुरू हो जाती है, तभी कैंसर डिटेक्ट होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस स्टडी किए हैं, बीइंग अ डाइटिशियन, बहुत सारे लोग जो हैं मेरे से कंसल्ट करते हैं, स्पेशली कैंसर के जो हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा कि उसमें डिटेक्शन बहुत मुश्किल होता है। आप मेरा ही केस लीजिए, तो मैं बहुत टाइम से, लंबे समय से परेशान थी। मेरे को वॉमिट आती थी, लेकिन मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले स्टार्टिंग में। जस्ट पेट में हल्का सा दर्द, और वो दर्द भी ऐसा था कि बस मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। तो एक बीइंग अ लेडी, आप यही सोचोगे कोई मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है, आप बॉटल की सिकाई कर लेते हो सकता है वैसे ही मेरा डाइजेशन वीक हो रहा हो सकता है कोई विटामिन्स की कमी हो। तो हम इसी तरीके से इग्नोर करते रहते हैं उन चीजों को। देन वो जो दर्द होता था, बहुत मीठा मीठा सा दर्द होता था, उसमें मुझे कुछ ऐसा पेन नहीं होता था कि मैं परेशान हूँ उस पेन को लेकर। तो वो चीज नहीं होती थी। धीरे 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 जब मैंने टेस्ट करवाए तो मैं अनीमिक निकली। देन मेरा जो ब्लड का HB था वो मुश्किल से 7 आया, 7 और 8 के बीच में। और मेरा जो था, मेरे को चौक खाने का मन करता था, सलेटी खाने को मन करता था, ईंट खाने को मन करता था। तो डॉक्टर्स से कि आपका शायद वॉर्म्स है पेट के अंदर। क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं, हम सबसे पहले दूसरी डिटेक्शन की तरफ नहीं जाते, हम सबसे पहले मेडिसिन की तरफ जाते हैं। देन उन्होंने डीवॉर्मिंग करी, उससे भी कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इवन मेरा पूरा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक था। देन उन्होंने बहुत सारे स्कैन्स बोले जिसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल कोई, सब रिपोर्ट्स ठीक थी। फिर किसी ने बोला, किसी डॉक्टर ने बोला कि आपको थैलेसीमिया है, हो सकता है आपको थैलोसीमिया हो। बट मेरे मदर फादर को थैलोसीमिया नहीं था, इस वजह से, क्योंकि थैलोसीमिया इज हेरेडिटी, वो भी नहीं था। मेरे फादर को कैंसर था एक्चुअली में।
तो मुझे सिर्फ इसी चीज का था, क्योंकि मैं पढ़ती थी इस चीज को, मैं जानती थी कि हेरेडिटी में कैंसर आ सकता है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो 25% आपको वहां से हेरेडिटी में आ सकता है, लेकिन 75% अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो हेरेडिटी में कैंसर नहीं आता। बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाती थी, योगा बहुत करती थी, मतलब मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, जिम जाना, सब कुछ करना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे को। देन आफ्टर देन जब वो बहुत ज्यादा पीक पर चला गया, बहुत ज्यादा पीक, यानी कि मेरे को जब वॉमिट आना शुरू हुआ, तो वो जो वॉमिट आया वो भी ब्लड का वॉमिट था। लास्ट मोमेंट पे जब मुझे हॉस्पिटलाइज करवाया गया तो वो ब्लड वॉमिट्स आने शुरू हुए। काफी टाइम से जो डॉक्टर्स थे वो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे। कई डॉक्टर्स ने तो मुझे ये भी बोल दिया कि आपको कुछ साइको प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ और थी। और मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं खाया जाता, जैसे कि अभी डॉक्टर बंसल ने बोला कि मन नहीं करता था खाने को। और वाकई में ऐसा ही होता था कि मैं पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाती थी, बिकॉज मैं खाने को देखते ही मेरे को वॉमिट आती थी, कि मेरे को वॉमिट आ जाएगी। और सभी बोलते थे, डॉक्टर्स भी इवन बोलते थे, नहीं नहीं, आप अपने आप को मतलब बहुत स्मार्ट बनाना चाहते हो, लेडीज अक्सर ऐसा ही करती हैं, वो डाइट करती हैं, डाइट कंट्रोल करती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। कोई भी चीज पकड़ में नहीं आ रही थी, एंडोस्कोपी करी, उसमें भी कुछ नहीं आया। देन आफ्टर देन बहुत टाइम जब इस चीज का मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब देन डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया और उन्होंने बोला कि अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, क्योंकि अब पेन बंद नहीं हो रहा था, अब कॉन्टिन्यूसली पेन था और वॉमिट्स बंद नहीं हो रही थी। वॉमिट्स प्लस डायरिया, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सभी हो रहा था। देन उन्होंने मुझे दाखिल करा, हॉस्पिटल में एडमिट करा। देन उन्होंने कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं, जो अभी मैम ने बताए टेस्ट, सीरम, ये वो सब सारे टेस्ट किए, उसमें भी कुछ नहीं निकला, नथिंग। देन इन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया। कोलोनोस्कोपी के दौरान उसमें लिम्फ नोड्स निकले, और वो 28 लिम्फ नोड से एक इतना बड़ा लिम्फ नोड था जो कि पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इंटेस्टाइन घूमती है पूरी, और घूमने की वजह से वो जो कॉर्नर में पड़ा हुआ कैंसर, यानी कि एक ट्यूमर बहुत बड़ा, वो किसी की नजरों में नहीं आया। और इसी तरीके से वो लिम्फ नोड बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो पहुंच गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दी गई। और मेरे को साथ में ये भी बोला गया कि आपके पास 30% चांस है, अगर आप कीमो से जीत पाए, अपनी विल पावर से जीत पाए, तो आप जीत जाओगे, नहीं तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है कीमो के अलावा। मेरी एज छोटी थी और मैंने अपनी विल पावर को नहीं छोड़ा। मेरे फादर को मैंने जाते हुए देखा था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी कैंसर से, सेम यही कैंसर था, लेकिन वो हेरेडिटी कैंसर नहीं था, क्योंकि ये लोग रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं और स्लाइड्स भी चेक करते हैं कि ये सेम कैंसर है कि नहीं है। मेरा जो कैंसर था वो एडिनोकार्सिनोमा था, और इन्होंने जो चेक किया तो वो मेरे फादर का कुछ और था और मेरा कुछ और था। तो दैट मीन्स ये हेरेडिटी में नहीं था जो आया था मुझे। और इसके बाद जो चलता गया प्रोसीजर कीमो का, देन मैंने सोच लिया था आई एम बीएससी इन डायटिक्स, मैंने पहले बीएससी में डायटिक्स में बीएससी किया हुआ था। देन मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने आप को ठीक करना है, और मैंने उसके बाद एडवांस कोर्सेज करे बहुत सारे, और देन मैंने अपने आप को इस तरीके से ठीक किया अपनी डाइट्स के थ्रू, क्योंकि सर्जरी तो एक थी पॉसिबल, और तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो सर्जरी एंड कीमो। आफ्टर देन मैंने अपने आप को क्योर किया, जो मैंने अपनी डाइट से किया, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन थी, और कीमो के दौरान जो दिया जाता है वो स्टेरॉइड्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे बाल वगैरह सब निकाल देती हैं, और बहुत ज्यादा हम वीक हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो मैंने अपना डाइट का इतना ध्यान रखा, कितने फ्रूट खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। तो अभी जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, तो मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहूंगी कि कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उससे जीत ना सको। कैंसर बिल्कुल बुखार की तरह है, फीवर की तरह है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फीवर आता है और हम उससे लड़ते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है, तो बिल्कुल अगर आपकी 3 चीजें सही हैं, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका विल पावर, आप हर हाल में उससे जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आपने विल पावर नहीं रखा और आपने पेशेंस नहीं रखा उस इलाज के दौरान, तो कोई भी उस चीज से नहीं निकाल सकता।
बिकॉज अगर फीवर आ जाता है, आज हम कोरोना का ही टाइम देखें तो कोरोना में क्या है, जो डर जाएगा, जो उस चीज से डर गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज हमारे दिमाग से जुड़ी है, हर चीज हम जो सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। प्लस मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं आर्य समाजी हूँ और हमारे घर में डेली यज्ञ होता था, डेली, और मैं यज्ञ पे बैठती थी डेली बेसिस पे, और इसी चीज से मैंने फाइट किया स्पिरिचुअल होकर। देन डाइट्स के बारे में मैं यही बताऊंगी कि जो लोग भी आज चाहे वो कैंसर से पीड़ित हैं या नहीं है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल और डाइट पर अपने फोकस करेंगे तो 100% है कोरोना भी नहीं आएगा और भी कोई डिजीज किसी भी तरीके की उनको नहीं आएगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम किसी भी चीज से लड़ पड़ सकते हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा बढ़िया काम है कि हमें एक तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए डेली बेसिस पे, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी लाइफ में होने चाहिए डेली बेसिस पे। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम पॉमग्रेनेट जैसी चीजें लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। स्ट्रॉबेरीज हैं, खट्टी चीजें लेते हैं, यानी कि खट्टे फ्रूट्स लेते हैं, उससे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बने रहते हैं जो कि ब्लड के अंदर जाते हैं सीधे। तो उससे क्या होगा, कैंसर सेल्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि कैंसर सेल्स हर एक बॉडी में होते हैं, हर एक की बॉडी में होते हैं, क्योंकि टूट फूट तो हर एक बॉडी में होनी है, सेल्स भी डेड होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम डाइट पे फोकस करें, फाइबर सही मात्रा में लें, कार्ब सही मात्रा में लें, प्रोटीन सही मात्रा में लें, हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रोटीन कब खाना चाहिए, कार्ब्स कब खाने चाहिए, कितना विटामिन सी की मात्रा लेनी चाहिए, हमें कभी कैंसर नहीं होगा। प्लस मैं अगर किसी को कैंसर है तो मैं सबसे बड़ा एक नुस्खा बताऊंगी उसके लिए, वो नुस्खा है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास के अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट है, इवन लिवर कैंसर तक ठीक कर देता है व्हीट ग्रास। और तुलसी के पत्ते, अगर डेली बेसिस पे कोई तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ता और व्हीट ग्रास डेली बेसिस पे अगर खाता है, उसको कैंसर कभी नहीं होगा। हमें 0 स्टेज पे भी पकड़ने की जरूरत नहीं है उस पर्सन को, हम उसको अंदर ही खत्म कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बट अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, लोग अवेयर नहीं है, लोग अपनी किचन में से सामान नहीं ढूंढना चाहते, सब कुछ हमारी किचन के अंदर है, अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, ये सब हमारी चीजें जो है बहुत फायदेमंद है। हल्दी की मैं बात करूं, करक्यूमिन पाया जाता है उसके अंदर, जो कि बिल्कुल कैंसर को मार देता है, कैंसर के सेल्स को खत्म कर देता है। अगर कोई 2-3 हफ्ते लगातार बीच में छोड़ के अगर थोड़ी बहुत कच्ची हल्दी लेता है डेली बेसिस पे, तो उसको कैंसर नहीं हो सकता। और अगर कैंसर पेशेंट है, मान लिया उसको कैंसर भी हो गया है, और वो भी अगर डेली बेसिस पे उस चीज को लेता है। और मैं बोलूंगी गाजर एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए बहुत है, कैरोटीन की मात्रा बहुत है उसके अंदर, तो कैंसर नामो निशान मिट जाएगा उसका, उसके इवन ट्यूमर्स भी सुप्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल अंदर चले जाएंगे ट्यूमर्स भी। तो ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे केसेस हैं जिन पर मैं स्टडी कर चुकी हूँ, चाहे वो लिम्फोमा हो, चाहे एडिनोकार्सिनोमा हो, किसी भी तरीके का कैंसर हो। तो वो कैंसर जो है आपकी डाइट से काफी हद तक खत्म हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, कैंसर खत्म हो जाएगा। इलाज कराना बहुत जरूरी है, इलाज कराना बहुत जरूरी है। इलाज के बाद आपका सही डाइट लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही Ekta, can I add something, because थोड़ा सा wrong message जा रहा है which I want to convey to the patients. सबसे पहली बात तो ये कहना गलत है कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ सकते। इम्पोर्टेंट ये है, यू गो टू द राइट डॉक्टर एट द राइट टाइम। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं और ये सोच के चलते हैं कि मुझे तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती। अब बहुत लोगों को ये उनको इग्नोरेंस है, बिकॉज उन्हें आइडिया नहीं है इस चीज का, तो वो सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं, या आसपास में आधे से ज्यादा बार फोन पे मेडिकेशंस होती हैं बिना पेशेंट को दिखाए। एंड सो अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे, सही स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो आपकी बीमारी डेफिनेटली टाइम पे पकड़ी जाएगी। आपकी जो हिस्ट्री थी उसमें शुरू में ही कॉलोनोस्कोपी होना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली आपका लेट हुआ है। सो आपके डायग्नोसिस, आपके टेस्ट लेट हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि और पेशेंट्स में डिसीज जल्दी डिटेक्ट नहीं हो सकती। सर्वाइकल कैंसर कैन बी डिटेक्टेड इन स्टेज 0,
ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डिटेक्टेड इन स्टेज 0, और भी बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो कि जल्दी पकड़े जा सकते हैं। और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे आपके केस में थी कि कोई कैंसर था, तो उन लोगों में आजकल हम जेनेटिक टेस्टिंग करके भी हम कैंसर्स को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑडियंस प्लीज ये गलत फहमी के साथ आज वापस ना जाए कि कैंसर जल्दी डिटेक्ट नहीं हो सकता। आई एग्री विद यू कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। और अगर हम लोग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई रखें कि हाँ, ये समझ लीजिए कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, छोटे से छोटे बच्चे से लेके जो यंगेस्ट बच्चा जो मैंने ट्रीट किया है वो 11 महीने का बच्चा है, और जो ओल्डेस्ट पेशेंट मैंने ट्रीट किया है दैट इज 96 ईयर्स ऑफ एज। सो 25 ईयर्स, 25 साल से मैं ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स देख रही हूँ, और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने प्री कैंसरस स्टेज में ट्रीट किया है। सो प्लीज आप ये गलत फहमी के साथ घर आज वापस नहीं जाएंगे कि कैंसर को जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी नहीं, बात जो मेरा हमने बात की, कहने का एक सेकेंड, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि वीट ग्रास, कुर्क्यूमिन वगैरह कोई भी आप चीजें लेते हैं, अपने डॉक्टर के सजेशन के बिना मत लीजिए। और अगर आप कीमोथेरेपी वगैरह साथ में लेते हैं, सो क्योंकि कुर्क्यूमिन से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप कोई भी चीज लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक नुस्खा करते हैं, सो अपने डॉक्टर को बता के जरूर लें, बिकॉज वो आपके जो मेन ट्रीटमेंट है उसके साथ इंटरफियर कर सकता है। ये चीजें यूजफुल हैं, प्रूवन हैं, बट कितनी मात्रा में और किस मरीज को लेनी है वो जानना बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल मैम, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मेरी कोलोनोस्कोपी बहुत लेट हुई है, लेकिन थे तो वो भी डॉक्टर्स और उनको हेरेडिटी मेरा पता था, सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने कोलोनोस्कोपी नहीं ली। लेकिन इट्स माय विजन, इट्स माय हाँ, विजन। बट वो गलत हाँ विजन है, बिकॉज हाँ Actually, बाई I'd चांस like लेट to डिटेक्शन। intervene here. See, I have also had a reasonable long journey with doctors. Many a time, देखिए, doctor is also a human being at the end of the day. या Many a time, sometimes one slip out does lead to certain complication, which I think would have happened in case of Deepika. Maybe कुछ overruling हो गया होगा. But at the same time, I think I will completely agree with Dr. Bansal that if you are treating yourself, then whatever supplements you take or whatever you eat, many a time they may have a contradiction with the chemical that is there in the medicine, and that may lead to. Yeah. So I think what is important is that the doctor, the dietitian, Yes. or if you have a counselor who's counseling in, everybody has to be in sync with each other, because this battle, Yes. which is cancer and which has become an epidemic, I don't think it is a battle between just the patient and the doctor, or the patient and the dietitian. It is a journey which everybody has to be together. And that is the reason that, we wanted to have a perspective from 3 different people: a doctor, a person who has been through it. So of course, everybody would have a different journey. उसमें something works on somebody's body, like, it's like diet के point of view से भी अगर हम बात करेंगे, for some people to lose weight, a protein based diet works. For some people it is a different kind of a diet. So I think each body is different. यहाँ पे there is one question that I will like to ask Dr. Bansal, since we were talking about what can interfere with the treatment. Many people, while going through their chemotherapy or whatever medication they are going through, also like to use alternate, treatments like homeopathy, Ayurveda, and things like that. Does that also hinder in the treatment which the allopathy is providing, or is it okay to have an alternate mechanism in place? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। सो I am not against any form of therapy. I have full regard and respect for allopathy. I have full respect for homeopathy. I have respect for everything. मेरा सिर्फ सजेशन यहाँ पर ये है कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह से लें या उनके नोटिस में डाल के लें, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आप कीमोथेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेशेंट का अगर रेडिएशन चल रहा है उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हो सकता है कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपका जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है
उसमें सेम चीजें हों और वो डबल मात्रा में चली जाएं आपकी बॉडी के अंदर। और जैसे काफी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं, और ऐसे कुछ ट्यूमर्स में हम लोग भी स्टेरॉइड्स देते हैं, और स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं दिया जाता है। हम अगर किसी भी पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं तो वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, और उसको हम लोग फिर धीरे धीरे उसके डोज को कम करते जाते हैं या टेपर करते हैं, जल्दी विड्रॉ करते हैं। सो अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं, चाहे आप हल्दी ही ले रहे हैं या आप व्हीट ग्रास भी ले रहे हैं या आप कोई भी और मेडिसिन ले रहे हैं, तो अब क्योंकि अब जैसे प्रोटीन की अगर हम बात करें, अगर किसी पेशेंट के किडनी प्रोटीन इज अदरवाइज गुड फॉर एवरीबडी, बट अगर किसी के किडनी फंक्शन गड़बड़ है उसको हम हाई प्रोटीन नहीं दे सकते। तो इस अगर कोई डायबिटिक है और हम उसको कोई ऐसी दवाई दे रहे हैं जो कि चीनी में घोल के या दही में डाल के चीनी डाल के लेनी है, सो दैट कैन इंटरफेयर विद योर शुगर लेवल्स। सो अगर किसी का हो सकता है कि सोडियम ऑलरेडी हाई हो और हम उनको कोई ऐसी चीज दें जो कि उनके नमक इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस कर सकती है, सो आप कोई भी ऐसी चीज लें, आप प्लीज डॉक्टर की सलाह से लें या उसके नोटिस में डाल के करें। अब रेकी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल बहुत हेल्प करती हैं, गो विद देम। योगा डेफिनेटली हेल्प्स, बट कई बार एक्सरसाइजेस के बाद अगर हम बात करते हैं तो लोग अपने आप ही, आज एक मेरे पास पेशेंट आई थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, उनके बोन्स में ट्यूमर गया हुआ है बहुत सारी जगह पे, और उनकी बेटी उनका बॉडी बिल्डिंग के लिए उनको वेट्स करा रही है। अब आप सोचिए अगर वो पेशेंट गिर जाए, शी कैन फ्रैक्चर हर बोन्स। सो इसलिए आप कुछ भी करें, just discuss, let the doctor know that you are doing all these things and we can guide you कि कौन सी चीज आप सेफली कर सकते हैं, किस चीज को थोड़ा रिड्यूस करना है और किसको रोकना है। Absolutely. Here I would like to say that it is very important कि जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हम pertinent questions उनसे पूछें। Not only हमें उनसे सही questions पूछने चाहिए, but correct me if I am wrong, Dr. Bansal, as a doctor also it is very important कि हम patient से सही questions पूछें कि आप क्या expect कर रहे हैं, आप क्या feel कर रहे हैं, आपका आपके लिए क्या important है, आपको किस चीज से डर लग रहा है। कई लोग होते हैं जिनको डर लगता है कि जब वो रेडिएशन के लिए जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा उस रूम में, तो जितनी इंफॉर्मेशन हम अपने डॉक्टर से चाहते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करे, उतनी ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज अ पेशेंट और एज अ केयर टेकर हमें अपने डॉक्टर को देनी चाहिए, ताकि हम सब एक ही पेज पे हो और हम एक करेक्टिव मेजर दे सकते हैं। यहाँ मैं अश्रिता और मिसेस खुराना से बात करना चाहूंगी और उनका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी कि जब मिसेस खुराना आप इस बीमारी से गुजर रहे थे तो आपने अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रांग रखा, कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको आशा दी कि आगे सब अच्छा होगा। आप चाहे आपने या अश्रिता या आपके बेटे या बाकी फैमिली मेंबर्स ने, कैसे आपने एक फैमिली के जैसे आपने इसके लिए जो लड़ाई लड़ी वो कैसे लड़ी आपने? Actually, thank you so much, Ekta ma'am, for having us over here. Actually, मैम स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट, बिकॉज जो कैंसर शब्द है ना, वही आपका माइंड ऑफ जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो एक्चुअली आपका हाफ कर देता है, बिकॉज दैट पॉजिटिविटी वो 70% अपने आप ही गिर जाती है जैसे हम लोग कैंसर शब्द को सुनते हैं। तो एक्चुअली हमारी फैमिली में ऑलरेडी लाइक मेरे फादर इन लॉ को कैंसर था, एंड इट इज ऑलमोस्ट 13 years दैट ही इज नो मोर। तो वो एक दर्द जो मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी सह चुकी थी, और उसके बाद खुद के ऊपर ये सारी चीजें बीतना, और ये सारी चीजें क्योंकि मुझे पता थी, उसके बाद इनसे उस तरीके से बात करना और इनको मोल्ड अप करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। बहुत अप्स एंड डाउन्स थे हम लोगों के लिए। हमारी पूरी फैमिली वाज इन शॉक। लेकिन हाँ, ये जो बंसल मैम ने ये चीज कही है कि जो गार्ड थी ब्रेस्ट की, ऑल्दो शी वाज हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर, तो जो गार्ड थी ब्रेस्ट की उनको पहले से ही थी, और शी वाज इग्नोरिंग, ऑल्दो मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जस्ट अ वीक बिफोर शी डिस्कस्ड विद मी कि मुझे ना पेन हो रहा है, देयर इज अ गार्ड और मुझे पेन हो रहा है। तो आई सेड कि मम्मा हमें चेक कराना पड़ेगा। जस्ट आफ्टर 2-3 days शी फील अ लिटिल बिट पेन मोर। तो एक्चुअली जैसे ये है वो ये है कि हॉस्पिटल के बहुत सारी चीजों से बहुत दूर भागती हैं। कितना भी अगर इनको पेन हो रहा हो तो शी जस्ट टेक द मेडिसिन एंड शी फील्स लाइक ठीक है अब ठीक हो गया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन।
उस दिन मैंने इन्हें कॉल किया कि अब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अगर आपको पेन हो रहा है वी हैव टू गो। एंड ये बहुत ही जल्दी तैयार हो गई। तब मुझे समझ में आया कि समथिंग इज देयर, अगर इनको पेन हो रहा है, बिकॉज शी इज दैट टाइप ऑफ पर्सन जो हॉस्पिटल में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती। और वो उस टाइम तैयार हो गई, तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि हमें सारे चेकअप्स कराने चाहिए। जब हमने सारे चेकअप्स कराए तो हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो था ब्रेस्ट का, उसमें ही डॉक्टर ने थोड़ा सा हिंट दे दिया था। उसके बाद हमने फर्दर चेकअप्स कराए, क्या बोलते हैं, बायोप्सी कराई, बहुत सारी चीजें कराई जिससे हमें सारी चीजें पता चली। धीरे धीरे लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट आया, लेकिन वो जो स्टार्टिंग टाइम था ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने से पहले, जो हमारा फर्स्ट डिसीजन था कि हम लोगों को ब्रेस्ट रिमूव करानी है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल मोमेंट था। बिकॉज सबसे पहली चीज कैंसर का नाम आना हमारी फैमिली में, द सेकेंड थिंग इज दैट कि ब्रेस्ट को रिमूव करना, अपने एक ऐसे पार्ट को आप रिमूव करा रहे हो कि आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में। वो हम लोगों के लिए बहुत पेनफुल मोमेंट था। बट ऑल्दो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखी, हमारी पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और मेरे साथ इनका लिंक ऐसा था कि जिस दिन मुझे एक्चुअली मेरी डॉक्टर से बहुत ज्यादा मतलब अप्रोच थी, मैं सबसे पहले डॉक्टर से बात करती थी, उसके बाद अपनी फैमिली में डिस्कस करती थी। तो जिस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली में शी हैज अ कैंसर, तो इट टुक मी एटलीस्ट 24 आवर्स टू कम ओवर इट। अपने आप को मैंने पहले स्ट्रॉन्ग किया, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी उस 24 घंटे में। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपने हस्बैंड को बताया, और 24 घंटे मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने इस चीजों को डिस्कस किया। उसके बाद एक साथ में होके हमने इनसे डिस्कस किया। ऑल्दो वो जो मोमेंटम ऑफ द टाइम था वाज वेरी अ डाउनफुल टाइम, और वो पेनफुल इतना टाइम था बिकॉज माय हस्बैंड ही सेड ओके, बट आई वाज टू मच डिप्रेसिंग, क्योंकि मैंने एक एक थॉट मम्मा का सुना हुआ है उस टाइम का, जब माय फादर इन लॉ वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। तो वो सारी चीजें सब कुछ मतलब ऐसे मेरे दिमाग में सब कुछ थी कि उन सब चीजों को किस तरीके से, और जिस चीज से हम भाग रहे थे, जिस कैंसर शब्द से हम भाग रहे थे, वही हमारी फैमिली में लौट कर आ गया। तो वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट रिमूव कराई, फिर हम लोगों ने कीमोपोर्ट डलवाया, फिर कीमोथेरेपीज हुई, फिर रेडिएशंस। नाउ द ट्रीटमेंट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड विद इंदु बंसल मैम ओनली। तो ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब हार्मोनल मेडिसिन चल रही है, ऑल्दो कीमोस एंड रेडिएशंस वर ओके। और इस टाइम पे, कोरोना टाइम पे, जो हम लोगों ने रेडिएशंस कराई, वो हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल थिंग थी कि इस टाइम पे बाहर इनको लेके जाना, इनके साथ वो मतलब इस टाइम पे आप ये रेडिएशंस वगैरह सारी चीजें कराना, इट्स नॉट एट ऑल सेफ। बट थैंक्स टू गॉड कि एवरीथिंग हम लोगों को बहुत सही तरीके से मिलते हैं। कहते हैं ना कि जब आप चीज मांगते हो, कि हमें सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे सामने आता गया, और सही सही डॉक्टर्स, जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, हमें बहुत सारी चीजें हमें बताते गए। सो रियली थैंक्स टू गॉड कि हमारे सामने वो सारे लोग हमें अपने आप मिलते गए, जिनकी मदद से हम लोग ये सारी चीजें, मतलब हमारा जो भी सफर था, वो बहुत ही, मतलब ये नहीं कहूंगी बहुत इजीली, बट हाँ अप्स एंड डाउन्स के साथ बहुत ठीक तरीके से निकल गया। बाकी माय मदर इन लॉ विल टेल यू कि उनको कैसा लगा, उन्होंने कैसे किया ये। सब ठीक, बच्चों के साथ सब ठीक हो गया। बच्चों का साथ मिलता रहा। मतलब एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी डिप्रेसिंग इनके लिए, इनको समझाना हर एक ट्रीटमेंट के लिए। इनके लिए 8 कीमो साइकिल्स थी, बट हम लोगों ने इनको बताई 4 कीमो साइकिल्स स्टार्टिंग में। धीरे धीरे हमने इनको बोला 6, हमने इनको बोला 8, देन शी सेड कि अब तुम लोग 10 बोल दोगे, और आई एम नॉट रेडी। फिर उसके बाद हमने इनको रेडिएशंस के प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मतलब जैसे 4 साइकिल कंप्लीट हुई कीमो की, फिर हम लोगों ने इनको डिसाइड किया कि ऐसा भी है, रेडिएशंस भी होनी है। फिर हम लोगों ने इनको एग्जैक्ट रेडिएशंस नहीं बताई कि कितनी रेडिएशंस है, क्योंकि हम लोग के लिए डिफिकल्ट था वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करना, तो इनके लिए तो और भी डिफिकल्ट था वो सब कुछ डाइजेस्ट करना। तो धीरे धीरे हम लोग लाइन ऑफ, जैसे इनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक रहता, मतलब नाउ शी इज ऑन द पॉजिटिव नोट, उस टाइम जैसे जैसे इनके अप्स एंड डाउन्स थे, जो अप टाइम था उस टाइम पे हम लोग सोचते थे कि कैसे से किस तरीके से वो बात को डिस्कस किया जाए। बिकॉज एज अ कैंसर पेशेंट, मतलब आई हैव ट्राइड एवरीथिंग फॉर हर, like motivational stories, successful stories, like on the mirror I have written the positive affirmations. मतलब I just tell her कि आपका state of mind positive होना चाहिए इस टाइम पे, because ये टाइम एक कैंसर शब्द को ही सुन के हम लोग इतना डाउनफॉल हो जाते हैं। तो एक एज अ पेशेंट जो ऑलरेडी सर्वाइव करें इन सारी चीजों को लेके, उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड शी डिड इट, थैंक्स टू गॉड। Actually, I'd like to applaud for both Deepika and Mrs. Khurana कि आप लोगों ने
अपनी पॉजिटिविटी, ट्रीटमेंट चाहे देर से मिला हो या टाइमली मिला हो, बट आपने अपनी विल पावर से एंड विद द गाइडेंस ऑफ द राइट डॉक्टर्स आप इस डेडली डिजीज से ओवरकम कर सके और आज आप एक इंस्पिरेशन है। एंड आई थिंक जब हम केयर टेकर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला दैट आई हैव आल्सो बीन अ secondary caretaker and one of the primary caretakers for a cancer patient. So I also would like to share something about my experience. So जब उनका cancer was diagnosed, so the acceptance by the patient and the family was not there. And जब वो कहते ना एक्सेप्टेंस हुई कि हाँ मुझे ये है, जब रिपोर्ट्स आई उनकी विच वैलिडेटेड कि ऐसा है, बिकॉज देयर वर सीरीज ऑफ टेस्ट दैट वर डन टू फाइनली से दैट ओके यस दिस इज इट एंड दिस इज द स्टेजिंग, दिस इज द कैटेगरी एंड एवरीथिंग, एंड so the initial reaction was this is the end of it. I do not want to go through the suffering. I don't want to go through the treatment. जो चीज X टाइम पे होनी है वो अभी हो जाए. But the question is कि किसको पता है कि वो X टाइम क्या है. तो अगर हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, फैमिली सपोर्टिव अगर नहीं होगी, तो क्या हम कुछ भी कर पाएंगे. And it is not just about cancer. It is also about anything in life. क्या आप उसे लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते. क्या आप, क्योंकि जो लड़ाई है, of course, from a doctor's point of view, that fight is a physical fight. But as a person who is a caretaker, it is more of a fight here. कि will I sail through this period or not? Do I have hope? Do I have the conviction? And that is what that girl Melinda Rose did. And I'm not sure how many of you would have read a book, Dying to be Me by Anita Moorjani. Who, अगर आपने उसकी बुक नहीं पढ़ी है, it is my request, irrespective किसी की फैमिली में वो हिस्ट्री है नहीं है, please read this book, because and as Deepika said that these cells pre-exist in our body. It is a question of how and when they metastasize, and but that metastasization also can have impact from how you think, how you deal your life with. It might sound very philosophical, and I'm sure Dr. Bansal would say that there is a science to it, but I'm sure she, being a caretaker herself, will also agree that many a times the evils of life or the negativity that we build in our life leads to many and more ailments. Why, otherwise, why would doctors say that अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम कीजिए, राइट डॉक्टर बंसल? हम स्ट्रेस के बारे में बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रेस हैज एन इम्पैक्ट ऑन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. बीपी हो गया, वट एवर द केस मे बी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आई थिंक द ट्रीटमेंट विल ओनली बी इफेक्टिव इफ यू रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, राइट? द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड्स टू योर माइंडसेट and it doesn't respond to the medicine that is given. अगर आप ही जीने की चाह छोड़ देंगे, तो कोई भी डॉक्टर कैसे आपको ट्रीट कर सकता है? अगर आप ट्रीट होना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या कोई डॉक्टर आपको ट्रीट कर पाएगा? तो डॉक्टर बंसल, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. देखिए, हर टाइप के डॉक्टर्स होते हैं. कई बहुत प्लेजेंट डॉक्टर्स होते हैं, कई बहुत रूल बुक के हिसाब से चलते हैं. बट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे जो पेशेंट है वो आपके पास या किसी भी डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता है. वो आप उसके लिए एक वो आशा हो, एक होप हो कि शायद मेरी लाइफ कुछ बेटर हो सकती है. डॉक्टर इज गिवन द सेम स्पेस एंड प्लेस एज गॉड, कि भगवान के बाद अगर कोई है वो डॉक्टर है. तो as a doctor, as a practitioner of this particular field for the last 25 years and being the first oncologist in Gurgaon, could you throw some light at how, when you engage with your patients, how do you encourage them? How do you motivate them? How do you, inform the caretaker कि वो कैसे अपनी जो भी परेशानी है उससे कैसे वो लड़ सकते हैं? How do you encourage them? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन क्रिएट किया है. एक्चुअली
जैसे आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस चीज़ से डील कैसे कर रहे हैं। एज यू सेड कि जितना पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बीमारी ना छुपाए डॉक्टर से या अपनी हिस्ट्री ना छुपाए, उतना ही आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन दें। सो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी ऑडियंस को वो ये है कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से पेशेंट इज़ नॉट मेड अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, विच आई थिंक इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारी फीमेल्स को देखती हूँ जिनका मुझे लगता है कि हम ब्रेस्ट सेव कर सकते हैं, उनका ब्रेस्ट बच सकता है, लेकिन फीमेल्स को उसका पार्ट नहीं बनाया जाता और हम अपने मिसकॉन्सेप्शन से कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल से ही हम ठीक हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है और अगर हम पेशेंट को एक we make a partner in decision making, I think we can take care of the patient much more better. स्ट्रेस डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है बीमारी को बढ़ाने में, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है इसका कि जो लोग इनफैक्ट देर जो मेरी अपनी स्टडीज़ है मैंने ये देखा है कि जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं उनकी लाइफ में डिसीज़ रिकरेंस का रिस्क तब ज़्यादा होता है जब उनकी फैमिली में कोई ना कोई इवेंट हुआ हो, एडवर्स इवेंट हुआ हो। जैसे हो सकता है किसी क्लोज फैमिली मेम्बर, दे लूज सम क्लोज फैमिली मेम्बर, कोई प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए, आपका जॉब चला जाए, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रेस जब भी होता है वो किसी भी चीज़ को ट्रिगर करता है। इनफैक्ट अगर बॉडी में स्ट्रेस होता है तो एक टेलोमियर्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को बढ़ाते हैं। सो टेलोमियर्स शॉर्ट हो जाते हैं विच लीड्स टू अर्ली एजिंग। तीसरी बात यह है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आप अपने डिसीजंस को ढंग से नहीं ले पाते, आप डिसीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपका जो कंप्लायंस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट है वो कम रहता है। तो मतलब लोग जो स्मोकिंग है वो वापस करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल वापस लेना शुरू कर देते हैं, जो भी चीज़ें जिनकी वजह से वो ट्रिगर हुआ वो चीज़ें वापस हो जाती हैं, वो कहते हैं बस मुझे तो अब ट्रीटमेंट कराना ही नहीं बिकॉज माई लाइफ इज़ लिमिटेड। सो इसलिए डॉक्टर जिसके पास, मेरा हमेशा से मानना ये है कि जिस डॉक्टर के पास पहली बार कैंसर का मरीज जाता है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर आप पेशेंट को मोटिवेट करते हो, आप उसको बताते हो कि आप ठीक हो सकते हो, हमारे पास ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, बट आई एम विद यू इन केस एनीथिंग बैड हैपन्स, सो पेशेंट का भी जो ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेंस है वो बेटर रहता है। तो आई थिंक इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर ऑल्सो to make the patient comfortable, refer the patient to the right person, guide the patient properly. और इन हिंदुस्तान में कमी ये है कि काउंसलर्स के पास लोग जाना नहीं चाहते हैं और डॉक्टर्स के पास अपना टाइम लिमिटेड होता है, तो हम चाह के भी कई बार जितना हम पेशेंट को टाइम देना चाहते हैं हम लोग नहीं दे पाते। सो आप काउंसलिंग की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है विच इज़ इग्नोर्ड। सो काउंसलर डज नॉट मीन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। लोग उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के साथ इक्वेट करते हैं कि क्या मैं पागल हूँ जो मुझे डॉक्टर के किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। बट अगर आप एक काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपको ठीक से गाइड कर सकता है। इनफैक्ट हमने अपने हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप भी बनाया है, जो अभी कोरोना की वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है, बट हम लोग ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप में, ताकि लोग अपने अपने केस हिस्ट्रीज शेयर करते हैं, दे डिस्कस विद ईच अदर। तो अभी हम लोग करेंगे कोई मीटिंग। और एक अभी जो थोड़ा सा डिफरेंस आया है वो कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग रखते हैं पेशेंट की भी सेफ्टी के लिए। अटेंडेंस उतने अलाउड नहीं होते हॉस्पिटल में, अदरवाइज जो एक फिजिकल टच होता है, लाइक आई बिलीव अ लॉट इन हगिंग द पेशेंट्स एंड होल्डिंग देयर हैंड्स इन काउंसलिंग देम। बट अभी कोरोना के फेज की वजह से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसकी वजह से हम जितना पेशेंट को कंफर्ट देना चाहते हैं वो नहीं दे पाए। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट वो एक हमें वो सेफ्टी रखनी भी पड़ेगी, बिकॉज हम अगर पेशेंट्स को ट्रीट करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनकी सेफ्टी रख पाएँ। सो काउंसलिंग, गिविंग राइट इंफॉर्मेशन, giving right information about the estimate of treatment, about total treatment. क्योंकि इनके केस में जैसे मिसेस खुराना की मैं बात करूँ, फैमिली दे वर एक्सट्रीमली लविंग पीपल, वेरी टेकिंग गुड केयर, और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पेशेंट का ध्यान रखा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर देम। बट बहुत बार पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप पहले से नहीं बताते हो कि आपको ये सारा ट्रीटमेंट कराना है, सो वो ट्रीटमेंट नहीं कराते।
और वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। सो मेरे हिसाब से पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये भी बताना जरूरी है कि यू नीड ऑल ऑफ दिस, you need surgery, you need radiation, you need chemotherapy, you need hormone treatment, you need physiotherapy, you need good nutrition, you need rehabilitation. So मेरे हिसाब से psychological counseling, nutritional counseling, rehabilitation counseling and physiotherapy counseling, they start on the day of diagnosis. They don't start at the end of treatment. So अगर आप पेशेंट को बताते जाएंगे कि ये सब है, हम इस साइड इफेक्ट को इस तरह कम कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट देने का आपको ये फायदा होगा, तो सब पेशेंट समझते हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं और हर बंदा जीना चाहता है। सो उनका ट्रीटमेंट की तरफ एक्सेप्टेंस अच्छा रहता है। सो वी शुड डेफिनेटली गिव लिटिल मोर टाइम टू पेशेंट्स, आई एक्सेप्ट दैट, बट टाइम डेफिशिएंसीज रहती हैं। सो काउंसलिंग की हेल्प लेना, काउंसलर्स की हेल्प लेना गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, absolutely. Not only the counselors, dietitians, they play a very very important role. जैसे कि दीपिका ने शेयर किया कि जो भी आप खाते हैं वो उसका आपकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे इम्पैक्ट होता है। ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड कि क्या आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो आपकी ट्रीटमेंट से इंटरफेयर ना करें, आप सही समय पे डॉक्टर के पास जाएं। तो जो एक टीम है वो है डॉक्टर, सही डाइट और सही केयर टेकर, जो आपके माइंड सेट को बहुत पॉजिटिव रखता है। आप में से कई लोग जानते हैं कि डॉक्टर इंदु बंसल लिखती भी हैं, एंड बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट शी अंडरस्टैंड्स द पेन दैट द पेशेंट गोज थ्रू एंड द केयर टेकर आल्सो गोज थ्रू। So Dr. Indu Bansal has a small dedication for the caretaker. Dr. Bansal. थैंक यू एकता। सो जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, पेशेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो फैमिली होती है और द केयर गिवर्स। एंड एज अ डॉक्टर, हम लोग सब पेशेंट का कष्ट तो समझते हैं, लेकिन उस जर्नी में केयर गिवर किस किस कठिनाइयों से गुजरता है या उसका क्या माइंडसेट होता है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग भी कई बार पेशेंट को डांट देते हैं, केयर टेकर को बोल देते हैं कि आप दिखाने क्यों नहीं लाए, रिश्तेदार भी आके बोल देते हैं कि तुम इस डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, वहाँ चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है या ये। सो केयर गिवर्स की व्यथा को समझते हुए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, पोइट्री लिखी है। सो ये मैं केयर गिवर्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। मेरी पोइट्री का शीर्षक है मेरा नमन है तुम्हें। मेरा नमन है तुम्हें, मरीज के दुख में दर्द में खुद भी गोते लगाते रहते हो तुम, आंखों में नमी और दिल में बेइंतहा पीड़ा छुपाते रहते हो तुम, खामोशी की तह में कैसे इतनी उलझने छुपा लेते हो तुम, क्या खाया कब सोए इसका बिना हिसाब रख पाते हो तुम, कितनी रातें बिन सोए अधखुली पलकों में गुजारते हो तुम, कितनी रातें बिन सोए अधखुली पलकों में गुजारते हो तुम, खर्चों की रसीदों को कहाँ बटुए में छुपा के रखते हो तुम, ऑफिस से छुट्टी मांगते हुए बॉस की जिल्लत कैसे सह पाते हो तुम, क्या कभी किसी से अपना भी दुख बांट पाते हो तुम, क्या कभी किसी से अपना भी दुख बांट पाते हो तुम, वक्त के धागों से नाजुक रिश्तों की तुरपाई करते रहते हो तुम, सुरमई शाम और उगते सूरज की लालिमा अस्पताल से ही सुरमई शाम और उगते सूरज की लालिमा अस्पताल से ही देखते रहते हो तुम, लगता है मुझे लगता है सब्र की उंगलियां पकड़कर चलना सीख गए हो तुम, सबकी इतनी खरी खोटी सुनते हो, सबकी इतनी खरी खोटी सुनते हो, फिर भी कैसे इतने बेजुबान रहते हो तुम, दिन भर छिड़कन खाकर भी दिन भर छिड़कन खाकर भी मरीज के लिए नरम लहजा रखते हो तुम, अपने ख्वाबों पर जिल्द न चढ़ाकर अपने ख्वाबों पर जिल्द न चढ़ाकर बिखरते पन्नों को संवारते हो तुम, अपनी तमन्नाओं के शहर को बिस्तर के नीचे दफन करते हो तुम, अपनी तमन्नाओं के शहर को बिस्तर के नीचे दफन करते हो तुम, टिमटिमाती उम्मीदों के दियों को मंदिर मस्जिद में जलाते रहते हो तुम, इस किराए की काया के लिए रेशम से पसीना बहाते रहते हो तुम, मरीज की मरहम बनकर नजदीकियों का इत्र छिड़कते रहते हो तुम, मरीज की मरहम बनकर नजदीकियों का इत्र छिड़कते रहते हो तुम,
बिगड़ती सेहत के उलझते लम्हों को रफू करने की गुहार डॉक्टर से करते रहते हो तुम। बिगड़ती सेहत के उलझते लम्हों को रफू करने की गुहार डॉक्टर से करते रहते हो तुम। मेरा नमन है तुम्हें, मेरा नमन है तुम्हें, शत शत नमन। So this is my dedication to caregivers, क्योंकि उनकी व्यथा को भी समझना हमारे लिए भी जरूरी है और आई थिंक पेशेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो उनके केयर गिवर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके कष्ट को भी समझिए, और अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हैव सम ग्रैटिट्यूड फॉर योर केयर गिवर्स एज वेल एज योर केयर प्रोवाइडर्स। बिकॉज केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, बाकी हॉस्पिटल का स्टाफ है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारा मरीज ठीक होके जाता है। ट्रस्ट मी, हमें किसी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता कि उनका पेशेंट बिगड़ जाए या वो ठीक ना हो। सो हैव सम ग्रैटिट्यूड फॉर द केयर गिवर्स एंड केयर प्रोवाइडर्स, और अपनी एक भी पीठ थपथपाते रहिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अगर आप ठीक हो रहे हैं तो बी थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो फॉर स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस एंड स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स दैट यू अचीव ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट। Absolutely, absolutely. And here I think, we should all collectively again applaud for Deepika and Ashrita and for Mrs. Khurana for being the true warriors. कहते हैं ना, कहना बहुत आसान है कि आप होप रखिए, हिम्मत रखिए, बट जिसके ऊपर बीती है उसी को पता चलता है। दीपिका, आपसे हमने आपकी जर्नी पूछी, हमने आपसे पूछा कि हमें क्या क्या खाने में खाना चाहिए, क्या घर की किचन में चीजें हैं जो कर सकते हैं। इसके अलावा what kept you going, and not only kept you going, today look at you, you are glowing, you're looking, I mean your hair are looking fabulous, you are like a, you're living a normal life. And not only that, I mean I have seen many sessions of yours जहाँ पे आप डाइट के बारे में आके बताती हैं, and आप कई लोगों को इनकरेज करती हैं, बट आपकी विल पावर एक थी जो आपने बोला। उसके अलावा वो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको बोला कि no matter what, stage 4 or whatever, I will live my life because I want to achieve something. What was that one thing that kept you going? That was one thing is my spirituality and my family. तो दो ही चीजें थी जिनके लिए मैं जीना चाहती थी। मेरे बच्चे जो आज काफी बड़े हो चुके हैं, मेरी बिटिया 23 साल की है, बेटा 21 साल का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं दोनों। और उनके लिए मेरे को ये था कि जब मेरे फादर गए थे तो मेरी जो स्टेज थी, मैं सिर्फ 12th क्लास में थी जब मेरे फादर गए थे। और कैंसर के दौरान जब मैंने उनको खोया था तो वो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा घाव था जो शायद मैं काफी टाइम तक उसको हील नहीं कर पाई थी। मेरे फादर गए थे क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो इतनी वर्स थी कंडीशन कि मैं उनको सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने फादर को इस सिचुएशन में देखूंगी। और बस वही सिचुएशन थी जिससे मुझे विल पावर मिली कि मैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहती थी, और अगर वो मेरे को खो देते तो सेम वही सिचुएशन उनके साथ होती जो मेरे साथ हुई थी। बस वो एक विल पावर था, और प्लस स्पिरिचुअलिटी जो मेरी हमेशा, मतलब इवन मैं अगर सर्जरी से वापस आई हूँ, सर्जरी करवा के या घर आई हूँ वापस, देन सिर्फ दिमाग में यही था कि वही परमपिता परमात्मा है जो मुझे बचाएगा और उसके अलावा कोई नहीं है। प्लस मेरा फैमिली सपोर्ट, जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने पूरा अच्छे से मेरे को, जो अभी मैम बता रही थी कि केयर टेकर, तो वो इस तरीके से उन्होंने मेरी केयर करी जैसे एक हस्बैंड, अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वाइफ करती है, वही सेम उन्होंने, सेम वही पोजीशन थी। तो मुझे शायद उठने नहीं दिया मुझे नहीं उठने दिया, मुझे कोई काम नहीं करने दिया, बिकॉज मेरी सिचुएशन वैसी नहीं थी कि मैं पहले जैसी हूँ। और अब भी, आज भी अगर इस पोजीशन पर पहुंची हूँ तो वो मेरी मदर और मेरे हस्बैंड दोनों का बहुत सपोर्ट था, प्लस मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा। और तीसरा एक चीज, You are an inspiration. You are an inspiration to many. मेरे फादर इन लॉ होम्योपैथिक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी दिए, जिसकी वजह से मैं आज निकल पाई। डाइट्स मेरे पास थी जिसके साथ मैं
एक्चुअली तब डॉक्टर बांसल, सॉरी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो जो मैं हल्दी की बात कर रही थी या प्रोटीन की बात कर रही थी, वो इसलिए बात कर रही थी कि अगर रूटीन में हम खाते हैं इस तरीके की चीजें आफ्टर कैंसर, तो ऑब्वियसली है कि हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए, इवन डाइटिशियन से पूछना चाहिए कि हमें कितना खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। और ऑब्वियसली जिसकी किडनी इश्यूज हैं, हम उसको प्रोटीन नहीं देते, बिकॉज क्रेटेनाइन बढ़ जाने की समस्या होती है उसके साथ। तो इस तरीके से अगर सभी लोग मिलकर काम करें, यानी कि केयर टेकर है, डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, अगर हम मिलकर काम करें, उस पर्सन को हम निकाल सकते हैं उस चीज से। इवन माय डॉक्टर, शायद सभी जानते होंगे, डॉक्टर दीप गोयल, बहुत बड़े एक सर्जन है, गैस्ट्रो सर्जन है, उन्होंने ही मुझे इतना मोटिवेट किया, क्योंकि मेरा मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि इतने टाइम से मुझे अंदर ही अंदर कैंसर था, और मैं तो बहुत छोटी एज की थी, आई एम ओनली 38 ईयर्स, आई वॉज ओनली 38 ईयर्स। तो उन्होंने ही मुझे उस चीज से निकाला बाहर। और वो हमेशा बोलते थे, वो मुझे बात ही ऐसे करते थे कि डार्लिंग तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उनके जो शब्द थे वो मुझे आज भी गूंजते हैं, और आज भी वो मेरे लिए वो सेकंड, मतलब गॉड का जो दूसरा रूप है, आज भी वो उनकी उतनी ही वो करती हूँ। और डॉक्टर अमित अग्रवाल थे BLK के, जिन्होंने, जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, और प्लस मुझे हमेशा बोलते थे, जब तू ठीक हो जाएगी तो तू इतने सारे पेशेंट्स को तू मोटिवेट करेगी। दैट्स वाई मैंने अपना NGO रन किया है। NGO है मेरा आसिक प्रयास के नाम से, जिसमें मैं कैंसर अवेयरनेस ही करती हूँ। क्योंकि आज हम अगर जाएं कहीं भी, तो रिक्शा पुलर्स हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं। हम अमीर लोग तो फिर भी हमारे पास कुछ पैसे इन्वेस्ट हम कर लेते हैं उसके ऊपर। अगर हम सोचें कि एक कीमो का खर्चा 25,000 से 30,000 खर्चा आता है, तो अगर इन लोगों को कीमो करवानी पड़े और इन लोगों को इतना सब कुछ खर्चा करना पड़े, ये कहाँ से करेंगे? तो दैट्स वाई मैंने स्लम एरियाज में इस तरीके से जा जाके इन लोगों को मोटिवेट किया है। अभी मैं कोशिश करती हूँ अवेयर करने की, कि दुनिया अगर अवेयर हो सके। ऑनलाइन सीरीज चलाई मैंने, उसमें काफी सारे डॉक्टर्स थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, क्योंकि हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते। हम अगर फैमिली में भी हैं तो फैमिली पूरा सपोर्ट चाहिए, हमें डॉक्टर्स का सपोर्ट चाहिए, हमें हर चीज का सपोर्ट चाहिए। जब से हम पैदा होते हैं तभी से हम एक सपोर्ट के साथ जीते हैं। तो दैट्स वाई जब तक हम खत्म नहीं हो जाते अपनी जिंदगी में, या अपनी दुनिया खत्म नहीं कर लेते, या जब तक हम मरते नहीं है, तब तक हमारा सपोर्ट चलता रहता है। और हम सोचें कि हम इतनी जल्दी हार मान जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, और हमेशा जीने की आस रखें, क्योंकि जब जीने की आस ही नहीं हो गई तो वाकई में हम जी नहीं सकेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो आस एक प्रयास है। इसी वजह से इसका नाम ऐसा रखा कि Very good. लोगों को यहाँ से एक मोटिवेशन मिले। तो बस Very वही करती हूँ। सरप्राइजिंगली मेरा भी एक प्रोग्राम होता है, आज विन कैंसर विद अ स्माइल। ओके, वेरी नाइस। Very good. देखिए, आप लोग सब, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो डाइटिशियन है, अक्षता भी कुछ ऐसा ही काम करती है जहाँ पे वो ब्लेस करती हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हैं। तो यू आर अ टीम विच इज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस, टुवर्ड्स ब्लेसिंग पीपल, एक्चुअली सीकिंग ब्लेसिंग्स एंड गिविंग ब्लेसिंग्स। एक चीज और, जब तक हम गिरते नहीं है तब तक हम कुछ बन भी नहीं पाते, हम संभलते नहीं है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं कैंसर को ये नहीं बोलूंगी कि क्यों आया था या मेरी इतनी ऐसी स्टेजेस थी, मेरे लिए वो बहुत ब्लेसिंग्स थी। वो मेरे लिए एक सीढ़ी थी ऊपर जाने की, और भगवान ने, मैं यही सोचती हूँ, सेकेंड लाइफ जब भी देता है तो वो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो वो बहुत अच्छी लाइफ दी, बहुत अच्छी लाइफ दी। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर आ रही हूँ रिसेंटली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी आपने वजह बहुत से स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे किया है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, और बिल्कुल आस है तो प्रयास है। होप सस्टेन, होप लीड्स यू टू बी टू बीइंग अहेड इन लाइफ, एंड होप से, कहते हैं ना, दुनिया उम्मीद से ही कायम है। अक्षता, आपका क्या मैसेज रहेगा सबके लिए? सबसे पहली चीज, डॉक्टर मैम, जो आपने ये स्टोरी, जो आपने पोएम सुनाई, वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। मतलब इट एक्चुअली टचेस माय हार्ट। एक एक वर्ड बहुत ही कीमती है, बिकॉज एक्चुअली द थिंग्स हैपन सेम था सारी सिचुएशंस, बिकॉज एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ केयर टेकर,
मुझे बहुत सारी चीजें सुनने में आती थी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और इतना सब कुछ स्ट्रगल करके ऊपर, और उसके साथ साथ मैं वर्किंग भी थी, आई हैव अ स्मॉल बेबी आल्सो, तो वो सारी चीजें हैंडल करना वाज बहुत ही डिफिकल्ट था। और माय हस्बैंड इज सम काइंड ऑफ लाइक, उनके फादर के साथ जो जो चीजें हुई उसके बाद ये उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था। सो आई वॉज अ ट्रू सपोर्टर ऑन माई फैमिली की ऐसे नहीं ऐसे करना, बट उसके लिए मुझे अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ता था, उसके बाद आई हैव टू टेल ईच एंड एवरी वन टू माई फैमिली। तो मैंने अपना जो भी प्लस पॉइंट्स थे वो अपनी फैमिली को दिखाए, बट वो जो माइनस पॉइंट्स है, जब मैं रोती थी तो मैं अकेले में रोती थी, जब मैं परेशान होती थी बहुत सारी चीजें डिस्कस करती थी तो अपने फ्रेंड से करती थी रादर देन अपनी फैमिली से, बिकॉज उनको ये चीज फील ना हो कि कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो उनकी मदर है, और वो सच में माय हस्बैंड ट्रूली सेड दिस कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, एंड द वे यू आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। Lots of hugs to you. थैंक यू Yeah, सो मच मैम। Ashrita, थैंक very यू। good. Absolutely, Ashita. In fact, Dr. Indu Bansal ने कविता लिखी है. I had written a blog that it is very important to give care to the caregiver. क्योंकि अगर केयर गिवर की केयर नहीं की गई तो जो फटीग, जो बर्नआउट उनमें होता है, उसके बाद तो कोई आस भी काम नहीं करेगी, क्योंकि कोई होगा ही नहीं कि वो उनका ध्यान रखे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टर्न्स लीजिए अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान देने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपना कुछ ऐसी चीज कीजिए जिससे आप अपना, कहते हैं ना, आपकी जो मनोस्थिति है उसको आप पॉजिटिव रखें, वो सब करें। इट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू. But there are certain things that I want to say, that whenever we are in distress, we should be positive. We should also look at certain things. कहते हैं ना कि जब हम किसी मुश्किल घड़ी में आते हैं तो हम बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन करते हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ को उस हिसाब से जिए जहाँ पे हम हमेशा अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करें, उसे हील करें, हमेशा ये सोच के कुछ करें लाइफ में कि what is that legacy that we will leave behind, and हर एक चीज को एक अलग पहलू से देखें, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। जैसे अभी दीपिका ने शेयर किया कि उनके लिए इट एक्टेड एज अ स्टेपिंग स्टोन। कई लोगों के लिए जब किसी कोई उनके घर में बीमार होते हैं तो एक मिशन, एक पर्पस मिल जाता है लाइफ में कुछ करने का, एक राह मिल जाती है आपको उसे अचीव करने के लिए। So please continue to do the good work that all of you are doing in respective fields, as an oncologist, as a dietitian, as a person who is not only a caretaker but who blesses everybody, spreads positivity. Ashita कई बार बहुत simple techniques शेयर करती है जिससे आप अपने माइंड स्टेट को सडनली चेंज कर सकते हैं। एक बिल्कुल ही एजिटेटेड माइंड से वो बस आपको बोलती है आप क्लैप कीजिए और आप खुश हो जाते हैं, योर माइंड चेंजेस और शी टेल्स यू टू स्माइल. So these small things make a lot of difference. And since it is World Rose Day that we were speaking, there is a small announcement that we would like to make. And just give me a second, please. Can you see my screen? Okay. Can you see the screen? Yes. It gives us, we are very proud to announce that Dr. Indu Bansal has been appointed as the Pink Ribbon Ambassador for Global Womenpreneur League. And as I said, that Dr. Bansal was the first oncologist in Gurgaon. She started oncology, the Department of Oncology, if I'm not mistaken, in Paras Hospital. Over the last 22-25 years, she's been treating patients with a smile on her face. And as she also mentioned that not only is she a doctor, but she has also been a caretaker herself. And, she does understand the mindset that the patient or the caretaker goes through. And as she very beautifully shared in her poem. So Dr. Indu Bansal, congratulations for being the Pink Ribbon Ambassador, and continue to do the good work. And, it was indeed a privilege to host all three of you. Everything that you said, I have made a mental note of it. And, having been a caretaker, I totally resonate with what Ashrita said. And, the mindset that one goes through. We also in the family have had a history of a terminal illness, not cancer, but a brain hemorrhage, where we also took care of my ailing father for 7 years, along with my mother. Rather, I should say, along with her, I was a secondary caretaker.
but to keep the positivity, to keep the hope, and to keep that never die spirit always gets you on the other side, which is the good side and the positive side. So please continue to do the good work, and thank you so much for being on Global Women Trainer Week platform on this day. And thank you very much, really, from the bottom of my heart and on behalf Can of I the just entire say one team. word? Can I Please. just say one word? First of all, I'm really honored, touched, humbled, privileged to be considered worth enough to be called as Pink Ambassador for the group. So I'm really, really very much humbled. And thank you so much. You are doing exceptionally good work. And I really want to congratulate Deepika and Ashrita and Thank Mrs. you. Khurana for being I'm going richer actually, क्योंकि मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि जब हमारे पेशेंट्स और जब हमारे उनके केयर गिवर्स पेशेंट की अच्छी केयर करते हैं या हमारा मोटिवेटेड पेशेंट होता है तो हमारा और भी ज़्यादा मन करता है उस पेशेंट पे एनर्जी लगाने का. इनफैक्ट हमारी पूरी टीम ज़्यादा काम करती है उस पेशेंट के लिए. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई वॉन्ट टू से. और लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है, life does not end with the diagnosis of cancer. As Deepika said, it's a beginning of a new kind of life. It's a beginning of a new beautiful life. It's on you how you make it. So अभी भी जीना बंद मत करिए, खुले आसमान में फिर भी सांस लेते रहिए, आसमान देखते रहिए, उगते हुए सूरज को देखिए, छुपते हुए चांदनी को देखिए. हैव अ बकेट लिस्ट. जैसे दीपिका ने बोला कि बिकॉज शी वांटेड टू डू समथिंग फॉर हर चिल्ड्रन, शी डिड वेल. सो आपके जो भी सपने हैं वो खत्म नहीं होते, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि अब तो मुझे इन सपनों को जरूर पूरा करना है. I had a 90-year-old patient who published 3 poetry books at 90 years of age after I said, no, you must do it. And he has dedicated those poetry books to me. I have a 5-year-old child who has started his own YouTube channel. Wow. So age is not a criteria, disease and diagnosis and cancer is not a criteria to put a full stop on your dreams. So keep on pursuing your dreams, go to the right specialist, have a right mindset, take good nutrition, take care of your immunity, take good care of your physical health, mental health, spiritual health, and of course, financial health is also very, very important. So talk to your doctor if you have issues in finances. They will always come up with solutions. उनसे सारी चीज डिस्कस करिए और एकता जैसे लोगों के साथ जुड़ते रहिए because she is transforming lives of people. That's all that I have to say here. Thank you again. Very Absolutely, nice. absolutely. And one last thing that I would like to say is that just because somebody has been diagnosed with this deadly disease, don't change your outlook or your perspective towards them. Be the way you were. Talk the same thing that you did. Talk about the positive memories as you would do otherwise. Have a normal conversation with them. Because the moment you change your approach towards them, the moment you start making them feel कि आपको कुछ problem है, they lose the battle. And when you lose the battle here, then there is no way that you can fight it out. So once again, thank you so much. And it was indeed a privilege and an honor to host all of you. So thank you, and a big round of applause for all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. so Thank much. you. Take care. Bye-bye.